आइए आज बात करते हैं ग्लूटेन एलर्जी, सेलिक डिजीज या गंदम से एलर्जी, जिसमें रिस्क फैक्टर्स क्या हैं और ट्रिगर्स क्या हैं। ब्राय करम हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको वक्त पे मिल सके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं ग्लूटेन एलर्जी, सेलिक डिजीज या गंदम से एलर्जी, जिसमें रिस्क फैक्टर्स क्या हैं और ट्रिगर्स क्या हैं। रिस्क फैक्टर से मुराद ये है कि वो कौन से अफराद हैं जिनको ये बीमारी लाहक हो सकती है, और ट्रिगर से मुराद ये है मेरी कि वो कौन से जो खदशात हैं जो एक बंदे को लाहक हो सकते हैं जब वो इस बीमारी के साथ जी रहा होता है, कि उसको और कौन कौन से मसाइल जो है वो पैदा हो सकते हैं। तो रिस्क फैक्टर्स में पे हम सबसे पहले बात करते हैं। तो ये बात तो आपको मालूम ही है कि ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है, और ऑटोइम्यून डिजीज़ जो है वो पहली बात तो ये है कि बाज़ दफ़ा मरूसी मुंतकिल होती है। जब मरूसी मुंतकिल हो रही हो तो इसका मतलब यह है कि अगर ख़ानदान में पहले से किसी खूनी रिश्तेदार को अगर ग्लूटेन एलर्जी मौजूद है तो मुमकिन है, ये खदशा है, ये रिस्क फैक्टर मौजूद है कि इसको भी, यानी आपको भी अगर हो सकती है, अगर आपके ख़ानदान में किसी को मौजूद है, मसलन वालदा को है, वालिद को है, मामू को है, खाला को है, चचा को है, या इससे पहले एक नस्ल के ऊपर भी देखा जा सकता है कि दादा को है, दादी को है, तो इससे भी ये आगे मुंतकिल हो सकती है। दूसरी चीज़ यह है कि किसी भी किस्म की ऑटो इम्यून डिजीज़ अगर पहले से बॉडी के अंदर मौजूद है तो उसकी वजह से भी ये सेलिक डिजीज़ जो है वो पैदा हो सकती है। मसलन जिन लोगों को डाउन सिंड्रोम बच्चे हैं उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, जिनको थायराइड का कोई प्रॉब्लम चल रहा है उसकी वजह से भी ये जो ग्लूटेन एलर्जी है ये मुमकिन है कि हो जाए। इसी तरह से ये जो आर्थराइटिस है या सोराइसिस है या इसके अलावा वाइटिलिगो है, इस तरह की बहुत सारी ऐसी ऑटो इम्यून डिजीजेज जो हैं उनकी बुनियाद पर भी ये मुमकिन है कि ये जो ग्लूटेन एलर्जी है या सेलिक डिजीज जो है वो पैदा हो जाए। मैदे के बहुत सारे मसाइल भी इसके बायस बन सकते हैं। जिन लोगों को बड़ा पुराना IBS है, या जिनको H pylori रहता है, या जो टाइफाइड जो बुखार है उसके बाद लंबा अरसा जो है टाइफाइड रहा है तो अंतड़ियों में कमजोरी पैदा हो गई है उसकी वजह से, या मैदे में अंतड़ियों में पहले से अल्सर मौजूद है तो उसकी वजह से भी ये पैदा हो सकती है। और इसके अलावा वो लोग जो डाइट जो है उसमें कोई परहेज नहीं करते हैं, कि खाली मैदे जो है वो मुख्तलिफ किस्म की तेज़ किस्म की चीज़ें खाते हैं जो अंतड़ियों को नुकसान पहुंचाती हैं, तो उनमें भी ये चीज़ जो है वो पैदा हो सकती है। ये वो रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको हम अगर मद्देनज़र रखें तो हम ग्लूटेन एलर्जी से एहतियात के कुछ मेजर्स हैं जिन पे अमल कर कर हम इससे बच सकते हैं। जैसे अगर किसी बंदे को टीबी है, अगर वो प्रॉपर टीबी का इलाज करवा लेता है और ट्यूबरकुलोनियम हमारी मेडिसिन है, उससे हम अगर उसके कुछ सिम्टम्स हमें नज़र आ रहे हैं कि इसमें कोई ग्लूटेन एलर्जी शुरू होने वाली है तो उसको हम ट्यूबरकुलोनियम से मैनेज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर किसी को आर्थराइटिस है या उसको सोरियासिस है तो इनका वो इलाज करवाए, ताकि जो है इसकी बुनियाद पर उसको एक नया मर्ज ऐसा ना लग जाए कि जिसको आमतौर पर एलोपैथिक डॉक्टर ये कहते हैं कि ये नाकाबिल इलाज है, हालांकि ये होम्योपैथी में काबिल इलाज है। ये वो रिस्क फैक्टर हैं जिनको हमें मद्देनजर रखते हुए एहतियात करनी चाहिए। और अब आ जाते हैं, हम ट्रिगर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि जिस फर्द को ये ग्लूटेन एलर्जी हो चुकी है तो उसको क्या क्या खदशात लाक हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि उसका स्टमक खराब होगा, उसको असहाल जो हैं वो हर वक्त लगे रहेंगे और उसको जो है वो चिपचिपा पखाना आएगा और प्रोटीन उसकी खाने में खारिज होती रहेगी।
چونکہ اس کی پروٹین ابزارب نہیں ہو رہی ہے، باڈی کے اندر نہیں جا رہی ہے، اس کی وجہ سے پروٹین کی کمی سے وہ انتہائی سلم ہوتا جائے گا، جیسے سوکڑے کے پیشنٹ ہوتے ہیں اس طرح کا بنے گا، اس کے لنگز میں پوری آکسیجن نہیں پہنچے گی تو اس کو ٹیوبرکلوسس کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کو دوسری آٹو امیون ڈیزیز بھی حملہ آور ہو سکتی ہیں کیونکہ اس کا امیون سسٹم ڈسٹرب ہو گیا، یا اس کے علاوہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو دوسری وبائی امراض جو ہے وہ جلدی گھیر سکتی ہیں اگر اس کو اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو۔ اس کے علاوہ اس کو کیلشیم کی کمی ہو جائے گی جس کو ہم دودھ کے ساتھ جو ہے وہ پورا کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ گلوٹن الرجی والا پیشنٹ چونکہ کیلشیم کو ابزارب نہیں کر رہا ہے اس لیے اس کو کیلشیم کی کمی ہو سکتی ہے، بلکہ ہوگی۔ اور اگلے ٹریگرز میں یہ ہے کہ اس کی ہڈیاں ٹیڑھی ہو سکتی ہیں، ہڈیوں کی کمزوری ہو سکتی ہے، لیک آف کیلشیم یہی ہے نا جی، کہ اس کی ہڈیاں بدوضع ہو سکتی ہیں، ہڈیاں ٹوٹ سکتی ہیں، اور اگر ہم گلوٹن سے پرہیز نہیں کرتے ہیں جو گلوٹن کے پیشنٹ ہیں تو ان کو انتہائی سٹیج میں اسمال انٹسٹائن کا کینسر بھی ہو سکتا ہے، تو یہ وہ میگنینسی جو ہے وہ بعض دفعہ جو ہے ناقابل علاج ہوتی ہے، تو اس لیے گلوٹن کے پیشنٹ کو گلوٹن کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ پیشنٹ میں وٹامن B12 کی کمی ہو سکتی ہے، اور دیگر منرلز بھی وٹامنز جو ہیں ان کی کمی ہو سکتی ہے، وٹامن D کی بہت کمی ہو سکتی ہے، اور اس کی وجہ سے سستی، کاہلی، اور پیشنٹ جو ہے وہ بتدریج کمزوری کی طرف جو ہے وہ چلتا چلا جائے گا۔ یہ اس طرح کی جو ٹریگرز ہیں وہ ہوتے ہیں ایسے پیشنٹ کے لیے جو گلوٹن الرجی یا سیالک ڈیزیز یا گندم سے الرجی یا جس کو ہم جو گلوٹن سینسٹیوٹی کے نام سے جانتے ہیں وہ پیدا ہوتی ہے، تو اس کا ہومیوپیتھی میں بہترین علاج موجود ہے، لیکن ہمیں رسک فیکٹرز اور ٹریگرز کا جو وہ علم ہونا چاہیے تاکہ ہم جو رسک فیکٹر ہے ان پر غور کر کے جو گلوٹن الرجی سے بچ سکیں، اور ٹریگرز پر غور کرتے ہوئے ان معاملات سے بچ سکیں جو لوگ اس میں مبتلا ہیں اور ان کو خدشہ ہے کہ ان کو دوسری بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔